स्वागत है आपका स्टडी विद शबनम कुमारी में। आज मैं क्लास 7 जल अनमोल संसाधन चैप्टर 3 के सभी प्रश्न उत्तर को आप लोगों को बताने जा रही हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रश्न उत्तर से। ये है हमारा अभ्यास प्रश्न। पहला नंबर में है, निम्नलिखित वाक्यों के समक्ष टिक अथवा क्रॉस का चिन्ह लगाइए। यहाँ सही गलत है, ट्रू फॉल्स करना है। तो जो सेंटेंस सही होगा उसके आगे मैं यहाँ टिक का निशान लगाऊंगी और जो गलत होगा उसके आगे क्रॉस का निशान लगाऊंगी। तो सबसे पहला आंसर है, यहाँ पे क्वेश्चन है यहाँ पे 1 नंबर में, भौम जल का स्तर कभी कम नहीं होता है। तो ये बिल्कुल गलत है। भौम जल का स्तर जो है वो कम होता है। तो इसको मैं क्रॉस का निशान लगा रही हूँ। आप लोग ध्यान से इसको देखिएगा, ये गलत है। दूसरा नंबर में है, जल की कमी की समस्या केवल शहरी क्षेत्रों के निवासी करते हैं। ये भी गलत है। ग्रामीण क्षेत्र में भी जल की जो भी समस्याएं होती हैं वो ग्रामीण क्षेत्र के लोग भी करते हैं, है ना। ये गलत है, इसको भी मैं क्रॉस करती हूँ। आगे देखते हैं तीसरा नंबर में, नदियों का जल खेतों की सिंचाई का एकमात्र स्रोत है। ये भी गलत है, क्योंकि खेतों की सिंचाई के लिए लोग जो हैं, किसान जो हैं, वो सिर्फ नदियों के जल पर ही डिपेंडेंट नहीं होते हैं, और भी हैं, वो कुओं के द्वारा भी सिंचाई करते हैं, या चापानल में भी पाइप लगा के सिंचाई कर सकते हैं, या जो वाटर टैंकर होता है उसको ले जा कर के भी सिंचाई किया जा सकता है। तो ये भी हमारा गलत है, इसको भी मैं क्रॉस करती हूँ। चलिए देखते हैं, इसको क्रॉस करते हैं। आगे देखते हैं, 4th नंबर में है, भौम जल हर जगह पीने लायक होता है। ये भी गलत है। कुछ जगह जो है भौम जल का जो ये स्तर होता है, निचले भाग में बहुत कोयला या फिर ऐसे कुछ पदार्थ पाए जाते हैं, जिसके चलते कि वहाँ आयरन काफ़ी जल में रहती है और वो पीने लायक नहीं होता है। ये भी गलत है, इसको भी मैं क्रॉस करती हूँ। आगे बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। दूसरा नंबर में है, रिक्त स्थानों की पूर्ति उचित शब्दों से कीजिए। खाली जगह पे दिया हुआ है, इसको हमें फिल करना है, भरना है, जो सही होगा, है ना। तो यहाँ पे है पहला प्रश्न, झारखंड में वर्षा का वितरण है। झारखंड में जो है वर्षा का वितरण ये असमान है, एक नहीं है, है ना। इसको मैं असमान लिखती हूँ, असमान है। दूसरा नंबर में है, जल की 3 अवस्थाएं। तो हम लोग पहले भी पढ़े हैं कि जल की जो है 3 अवस्थाएं होती हैं। पहला होता है ठोस, दूसरा है द्रव और तीसरा है गैस। इसको मैं नोट कर देती हूँ। आप इसको अपनी कॉपी में अच्छे से नोट कर लीजिएगा, ताकि आपके एग्ज़ाम की तैयारी अच्छे से हो सके। आगे बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की ओर। तीसरा प्रश्न है, वर्षा जल संचयन को क्या कहते हैं। तो वर्षा जल संचयन को जो है जल संग्रहण कहते हैं। जल संग्रहण कहते हैं, जल संग्रहण। इसको मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, जल संग्रहण कहते हैं। आगे बढ़ते हैं, भूमि के अंदर जल के रिसने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। तो इसको कहते हैं अंतस्यंदन। ठीक है, अंतस्यंदन कहते हैं। जल जो अंदर चला जाता है उसको अंतस्यंदन कहते हैं। आगे बढ़ते हैं 5th क्वेश्चन की ओर। 5वां नंबर में है, वन की कटाई से भौम जल स्तर में क्या होती है, कमी आ जाती है। वन की कटाई होने से भौम जल का स्तर जो है वो कम हो जाता है। तो इसमें कमी आई है, ये सही आंसर है इसका, कमी आई है। आगे बढ़ते हैं तीसरे नंबर की ओर देखते हैं, सही उत्तर पर सही का चिन्ह लगाइए। यहाँ भी 4 ऑप्शन दिया हुआ है और इसमें सही जो है उसमें टिक करना है। पौधों को भी जल की आवश्यकता होती है। तो पौधों को तो जल की आवश्यकता होती है। पहला नंबर में है किस लिए। अब कौन नंबर में है, यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। कौन नंबर में है, श्वसन प्रक्रिया में। ख नंबर में है प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में। ग नंबर में है उत्सर्जन प्रक्रिया में। और घ में है बाष्पोत्सर्जन प्रक्रिया में। तो पौधे को जो है जल की आवश्यकता प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में होती है, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण में जो है वो जल बहुत ही आवश्यक होता है। जितना आवश्यक सूर्य का प्रकाश है उतना ही आवश्यक जल भी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न है, जल की कमी के लिए उत्तरदायी नहीं है।
ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। क नंबर में है बढ़ती जनसंख्या, ख नंबर में है वनों की कटाई, ग नंबर में है अत्यधिक वर्षा और घ नंबर में है औद्योगिकरण। तो ये 3 जो ऑप्शन है ये जल की कमी के लिए उत्तरदायी हैं। जनसंख्या वृद्धि भी उत्तरदायी है, वन की कटाई भी है, औद्योगिकरण भी उत्तरदायी है। अत्यधिक वर्षा से तो जल की कमी नहीं होगी, तो सही आंसर ग नंबर है। आगे बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की ओर। तीसरा प्रश्न है निम्नलिखित में कौन सा द्रव्य अवस्था में नहीं पाया जाता है। पहला नंबर में है क में हिमपात, ख में है झील का जल, ग नंबर में है नदी का जल और घ नंबर में है जलवाष्प। तो द्रव्य अवस्था में नहीं पाए जाने वाले जल जो हैं वो हिमपात है। हिम का मतलब ही होता है बर्फ, तो ये क नंबर इसका सही है। आगे जो है हमारा लॉन्ग क्वेश्चन आंसर है, तो उसको मैं कॉपी में करके आप लोग को दिखा रही हूँ। चलिए 4th नंबर में लॉन्ग क्वेश्चन आंसर देख। 4th नंबर में है जल की कमी का पौधों पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो यहाँ आंसर मैंने लिखा हुआ है, इसको आप लोग कॉपी में अच्छे से नोट कर लीजिएगा ताकि आपको एग्जाम की तैयारी में परेशानी नहीं हो, है ना। उत्तर मैंने लिखा हुआ है इसका। हम जानते हैं कि पौधे प्रकाश संश्लेषण के द्वारा भोजन बनाते हैं और प्रकाश संश्लेषण के लिए जल का होना आवश्यक है। जल नहीं मिलने पर पौधे जो है वो क्या हो जाएंगे, मुरझा जाएंगे। इसलिए जल की कमी होने पर पौधों पर जो है वो काफ़ी प्रभाव पड़ता है, वो मर जाएंगे। आगे बढ़ते हैं 5th प्रश्न की ओर। 5वें नंबर में है प्रकृति में भूमिगत जल के स्रोतों का वर्णन कीजिए। भूमिगत जल के जो हैं स्रोत, उसका मैंने इस प्रकार से आंसर लिखा हुआ है, आप लोग उसको देख सकते हैं। उत्तर है प्रकृति में भूमि जल के मुख्य स्रोत निम्न है। पहला नंबर में मैंने लिखा हुआ है वर्षा का जल। सबसे बड़ा स्रोत जो है वो वर्षा का जल है। पृथ्वी पर जल का मुख्य स्रोत वर्षा जल है। दूसरा नंबर में है सतही जल। सतही जल जो है वर्षा का जल अधिकांश भाग पृथ्वी की सतह में बहता हुआ नदी तालाब में जाता है। ये भी भूमिगत जल का जो है बहुत बड़ा स्रोत है ना। और आंसर को मैंने शॉर्ट करके ही लिखा हुआ है ताकि आपको याद करने में परेशानी नहीं हो। और भी आप इसको बड़ा करके भी लिख सकते हैं। जल के स्रोत का वर्णन में जैसे आ जाएगा नदी का जल, नहर का जल, झरने का जल, तालाब का जल आदि। तो ये सतही जल में वो सारे जल आ जाते हैं। नदी हो गया, तालाब हो गया, नहर हो गया, झील हो गया। ये मुख्य रूप से 5वें प्रश्न का आंसर हो गया। आगे बढ़ते हैं 6ठे प्रश्न की ओर। 6ठा प्रश्न है हमारा दैनिक जीवन में जल का क्या महत्व है। तो यहाँ मैंने आंसर लिखा हुआ है जल ही जीवन है। दैनिक जीवन में जल का बहुत महत्व है। सुबह से ही हमारा कार्य जल से ही शुरू होता है। शौचालय के लिए, ठीक है, खाना बनाने के लिए, कपड़े धोने के लिए, पीने के लिए, इसलिए जल हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसको भी मैंने शॉर्ट करके लिखा हुआ है। इसको आप इस प्रश्न का आंसर मैं आप लोग को बता दूं कि मार्क्स पे डिपेंड करता है। अगर ये 5 मार्क्स का हो तो उसको आप थोड़ा बड़ा चढ़ा के अच्छे से लिख सकते हैं, और अगर ये कम मार्क्स का हो, 3 या 2 मार्क्स का हो, तो इस हिसाब से उसके मेन पॉइंट को लिख करके सटीक आंसर आप दे सकते हैं, है ना। आगे बढ़ते हैं 7th नंबर की ओर। रेन वाटर हार्वेस्टिंग, वर्षा जल संग्रहण जो है आवश्यक है। ये क्यों आवश्यक है, तो इसका आंसर मैंने लिखा हुआ है वर्षा जल संग्रहण बहुत आवश्यक है। प्रतिदिन हमारे घरेलू कार्य के लिए, ठीक है, जो भी घरेलू कार्य होते हैं उसके लिए अत्यधिक जल की आवश्यकता होती है। जैसे बागवानी के लिए, घर के जो भी कार्य होते हैं, कपड़े धोने के लिए, शौचालय के लिए, तो इसके लिए रेन वाटर जो है, वर्षा जल का संग्रहण जो है बहुत ही आवश्यक है। जल का संग्रहण करके हम ये घर के जितने भी प्रतिदिन के कार्य होते हैं उनका निपटान कर सकते हैं। आगे के जो भी प्रश्न है उसको मैं दिखा रही हूँ आप लोग को। 8 नंबर में चलते हैं। 8 नंबर में है जल संग्रहण की विभिन्न विधियों को स्पष्ट कीजिए। जल संरक्षण के विभिन्न विधि जो हैं, कैसे हम जल का संरक्षण कर सकते हैं, बचाव कर सकते हैं, तो इसके विभिन्न विधि जो है मैंने लिखा हुआ है। पहला नंबर तालाब एवं नहरों का निर्माण करके। दूसरा नंबर में है टैंकर के द्वारा पानी दूसरे स्थान तक पहुंचाकर। तीसरा नंबर में है पनसूखा या डोबा बनाकर। चौथा नंबर में है वर्षा जल का संग्रहण करके। 5वां नंबर में है बांध का निर्माण करके, है ना। तो जल संरक्षण जो है हम ये 5 विधि के द्वारा कर सकते हैं। 9th नंबर में ड्रिप सिंचाई विधि क्या है, वर्णन कीजिए। ड्रिप सिंचाई व्यवस्था पतले पाइपों के द्वारा पौधे की जड़ों तक जल पहुंचाता है।
जल की बर्बादी रोकने के लिए ड्रिप सिंचाई व्यवस्था से जो है विधि से या व्यवस्था से सिंचाई करनी चाहिए। ये पतले पाइप के द्वारा जो है डायरेक्ट क्या बोलते हैं उसको, पौधे की जड़ों तक जल पहुंचा देता है, जहां की वो अपने पोषक तत्वों को ग्रहण कर सकते हैं मिट्टी से। आगे है 10th नंबर में, इसका प्रश्न मैं आप लोग को बुक में दिखा रही हूँ एक बार। 10th नंबर में हमारा है भौम जल और भौम जल स्तर को दिखाते हुए एक रेखा चित्र बनाइए, उसे चिन्हित कीजिए। तो उसको मैं बुक में आप लोग को दिखा रही हूँ। भौम जल का जो है चित्र हम किस प्रकार से रेखा चित्र बना करके दिखा सकते हैं, या एग्जाम में आएगा तो उसको बना सकते हैं। ये जो चित्र है ये हमारा भौम जल और भौम जल स्तर का चित्र है। पहला भाग में भूमि है, भूमि मतलब भूमि का जो ऊपरी परत है वो है, उसके नीचे हम इस प्रकार से दिखा सकते हैं जिस प्रकार चित्र में देख रहे हैं। भौम जल स्तर है और उसके और नीचे एक परत है, लेयर बना हुआ है जिसमें कि जल है जो कि भौम जल है। तो इस प्रकार से भी हम इसको चित्र में बना करके दिखा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की। आगे हमारा 11 नंबर में प्रश्न है, मान लीजिए आपके क्षेत्र में काफ़ी वर्षा होती है किंतु गर्मी के दिनों में कुआं का पानी सूख जाता है, आप जल को बचाने के लिए क्या क्या उपाय कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन कुछ ज़्यादा ही लॉन्ग था, इसलिए मैंने इसका आंसर कॉपी में नहीं लिखा हुआ है। इसको मैं मौखिक रूप से आप लोग को बता देती हूँ। आप वीडियो को अगर ध्यान से देखिएगा तो उसका आंसर जो है मैं जो बताने जा रही हूँ उसको अपनी कॉपी में नोट कर सकते हैं। तो इसका आंसर बहुत ही सरल है। जल की स्तर को बचाने के लिए जो हम लोग क्या कर सकते हैं, आजकल हमने देखा है विद्यालय हो या घर हो जहाँ भी हो वहाँ पे पनसोखा बनाया जाता है ना। पनसोखा का मतलब होता है जब भी वर्षा होती है तो उसके हमारे छत में जितने भी जल जमा होते हैं वो बहने लगते हैं, रास्ते में बह जाते हैं। अगर वो पनसोखा रहता है तो हमारे घर में अगर कुआं है तो क्या होता है कि कुआं का जो जल है वो कभी समाप्त नहीं होगा, क्योंकि भूमि के जल का सतह जो है वो ऑटोमेटिक ऊपर आ जाता है अगर पनसोखा बगल में बना हुआ है। तो भौम जल का स्तर जो है ऐसे हर घर में, प्रत्येक फैक्ट्री हो या हॉस्पिटल हो या जो बड़े बड़े जगह हो वहाँ पे पनसोखा रहे तो वहाँ जल का स्तर जो है, भौम जल का स्तर जो है वो बढ़ा हुआ रहेगा और जल की कमी नहीं होगी। तो इसका सबसे सटीक आंसर हुआ पनसोखा का निर्माण करके हम लोग जो है क्या कर सकते हैं, गर्मी के दिनों में जो भी कुआं सूखता है उसको बचा सकते हैं। आगे है 12 नंबर में, भौम जल स्तर के नीचे गिरने के लिए उत्तरदायी कारकों का वर्णन कीजिए। तो इसका आंसर मैंने कॉपी में लिखा हुआ है, एक बार आप लोग को दिखा देती हूँ। भौम जल स्तर के नीचे गिरने के उत्तरदायी कारक जो भी कारण है या कारक हैं वो निम्नलिखित हैं। पहला नंबर में जनसंख्या वृद्धि। भौम जल का स्तर जो गिर रहा है ये अत्यधिक जनसंख्या के कारण हो रहा है। ज़्यादा जनसंख्या होने से उसमें क्या होता है कि हमारे जल संबंधी आवश्यकता जो है ये बहुत अधिक हो जाती हैं। चाहे जो भी भौतिक सुख की जितनी भी सारी आवश्यकता होती हैं, जैसे भूमि का जरूरत पड़ने लगता है मकान बनाने के लिए, दुकानों के लिए, कृषि के लिए, उसके बाद विभिन्न प्रकार के भौतिक सामान का निर्माण के लिए वन की कटाई। तो इन सारे चीज़ों का सबसे बड़ा चीज़ जो है वो है जनसंख्या वृद्धि। जनसंख्या के बढ़ने से ये सारी आवश्यकताएं बढ़ जाती हैं और भौम जल का स्तर जो है वो नीचे गिरने लगता है। दूसरा नंबर में है बढ़ते हुए उद्योग। जल का उपयोग सभी उद्योगों में किया जाता है। उद्योगों के बढ़ने से भौम जल का स्तर जो है नीचे गिरने लगता है, क्योंकि उद्योग बढ़ने से क्या होता है कि कृषि कार्य के लिए उद्योग बढ़ने से जल जो है बहुत अधिक जल की आवश्यकता होती है। हर फैक्ट्री में बिना जल का कोई भी मशीन जो है वो कारगर नहीं होता है, इसलिए जल का जो है भौम जल का स्तर जो है वो गिरने लगता है। तीसरा एक मेन इम्पॉर्टेंट कारक है कृषि कार्य के लिए। कृषि कार्य में भी जल का अधिक उपयोग किया जाता है और ये कृषि कार्य भी अधिक होने लगता है जबकि जनसंख्या वृद्धि हो जाती है। तो इन सारे कारणों से जो है वो क्या होता है, भौम जल स्तर जो है वो काफ़ी प्रभावित होने लगता है या उत्तरदायी होने लगता है ये सारे कारण से। आगे देखते हैं प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं।
आगे है 13 नंबर में, समझाइए कि भौम जल की पुनः पूर्ति किस प्रकार होती है। तो भौम जल की पूर्ति करने के लिए जितने भी हम अधिक से अधिक तालाब बना सकते हैं, उसके बाद ये डोबा जो होता है, ग्रामीण क्षेत्रों में डोबा या गड्ढे खोद करके पानी का जमाव किया जाता है, वो निर्माण करवा करके बना सकते हैं। या हर घर में पनसोखा जो होता है, वो पनसोखा जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, उसका निर्माण करा करके भौम जल का स्तर जो है वो बढ़ाया जा सकता है और जल की पुनः पूर्ति की जा सकती है। 14 नंबर में है, झारखंड सरकार गांव तथा शहरों में जल संचयन के लिए किस तरह का कार्य कर रही है, इसमें हमारी क्या सहभागिता है। तो झारखंड सरकार जो है वो गाँवों या अलग अलग गाँवों में जो है डोबा का निर्माण करवा करके जल संरक्षण का जो है ये कार्य करवा रही है। विद्यालय भवन जो है उस विद्यालयों में क्या होता है कि मुखिया के द्वारा या पंचायत के द्वारा जो होता है वो पनसोखा का निर्माण करवा करके जल का भौम जल का स्तर बढ़ाने का कोशिश किया जा रहा है। उसके बाद हॉस्पिटल हो और भी बहुत सारे ऐसे चीज़ होते हैं जहाँ पे कि भौम जल स्तर बढ़ाने के लिए ये सारे कार्य जो हैं वो किए जा रहे हैं। खास करके ये पनसोखा का निर्माण करवा करके, या बोल सकते हैं हम लोग कि जल संग्रहण करके वर्षा के जल को एक टंकी में या फिर और भी बड़े बड़े पात्रों में संग्रह करके भी इसका हम लोग जल संबंधी समस्याओं से इसका निपटान कर सकते हैं। आगे है 15 नंबर में, पृथ्वी पर 3/4 भाग में जल है फिर भी पेयजल की समस्या है, कारण बताइए। पृथ्वी के 3/4 भाग में जल है, ये बिल्कुल सही है, लेकिन ये सारे जल जो हैं वो पीने योग्य नहीं है। जो नमक वाले जल हों, समुद्री जल हैं, उन्हें हम पेय के लिए उपयोग नहीं करते हैं। तो पेय जल संबंधी समस्याएं तो जनसंख्या वृद्धि के कारण, अधिक उद्योग होने के कारण, वन की कटाई हो जाने के कारण, तो पेय जल संबंधी समस्याएं जो हैं वो लगी हुई हैं, बनी हुई हैं। तो आज का हमारा चैप्टर 3 का जो है सभी प्रश्न उत्तर का सॉल्यूशन सॉल्व हो चुके हैं। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद बच्चों।